Today we are starting some more problems on inventory. So first let us start with illustration number 9. So page number is our 4.16. So let us see what question is saying. So we are given that inventory taking for the year ending 31st March was completed by 10th April. So it means year is ending. So on 31st March, so like we know in the normal cases, but our valuation of inventory was done on 10th April. But we are given that stock, which means inventory, is valued on 10th April. So how much is this one? So this is for rupees 16 lakh 75,000. So right, and add on completion date. So after the end of the accounting year, so here year is our accounting year is ending, and after this date, so till the date of completion of inventory, it means till this date during this time gap. So now we are given transactions are given. So what are transactions that took place from 31st March to 10th April? So transactions are first of all there is our so sales are made. So sales made for rupees 68, so 750, and on which profit is the profit of profit this is your margin of 33.33%, and this is your on cost. तो मीन्स आपने सेल्स की है 31 मार्च से लेके 10 अप्रैल के बीच में 68,750 की, जिसके ऊपर प्रॉफिट है आपका 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस। सो देन वी आर आल्सो गिवन परचेजेज। तो इस पीरियड में सेकंड आपकी आइटम है परचेजेज। So made during this period, so this amounted to 90,000, and less trade discount, तो इसमें से आपको माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट at the rate of 10%. So during this period, goods were added to inventory at a markup price of 3,000 in respect to sales return. और कुछ आपकी सेल्स रिटर्न हो रही है इस पीरियड में, सेल्स रिटर्न, तो ये है आपकी एट सेल प्राइस, दिस इज आल्सो कॉल्ड मार्कअप प्राइस, एंड दिस इज ऑफ 3,000 रुपीज। ये सारे ट्रांजेक्शन हैं इस पीरियड के बीच में। And further, after inventory taking, it was found that there were certain very old, slow-moving items. तो कुछ फिर आपकी हैं slow moving items. And what is the value of this? Costing rupees 11,250. This is given its cost rupees 11,250, which should be taken at 5,250, but they should be valued to be valued at 5,250. So to ensure disposal to an interested customer. तो स्लो मूविंग आइटम्स होती हैं जो आउट ऑफ फैशन हो गई हैं, जिसकी डिमांड नहीं है, तो उसको फिर हमें सेल करना पड़ता है लो प्राइस के ऊपर, तो उसकी वैल्यू आपने लेनी है 5,250। एंड फर्दर गैस हैं सो ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग, तो कुछ गुड्स की आपके गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,500 रिसीव्ड, ये आपको रिसीव हो रही हैं। So from the supplier beyond delivery date of customer, as a result, customer refused to take delivery and net realizable value of the goods was
एस्टिमेटेड टू 12,500 ऑन 31st मार्च। तो ये गुड्स आपको रिलाइज हो रही हैं। सो गिले रिलाइज फॉर गिले ड्यू टू फ्लड्स। इसमें जैसे फ्लड सिचुएशन राइज हो गई है तो इस पीरियड में आपको ये गुड्स रिसीव हो रही हैं जो आपने सेल करनी की कस्टमर को, एंड कस्टमर हैज रिफ्यूज डिलीवरी। अब कस्टमर ने इसकी डिलीवरी लेने से मना कर दी है। कस्टमर हैज रिफ्यूज इट्स डिलीवरी, which मीन्स अब इसकी आपने वैल्यू असेस किया एज ए रिजल्ट कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इनकी जो आपको मार्केट में वैल्यू मिल रही है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, so this is estimated to be 12,500। उसकी वैल्यू हमने असेस की है 12,500। सो कंप्यूट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 मार्च 2016। तो आपको वैल्यू बतानी है स्टॉक की, आपको कितनी वैल्यू लेनी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। सो ऑन 31st मार्च दिस वी हैव टू फाइंड। इसमें से एक तरीके से आपको स्टॉक वैल्यू करना था 31st मार्च को, बट वी कुड नॉट डिटर्मिन इस वैल्यू को। अल्टीमेटली हमने वैल्यू किया 10 अप्रैल को। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, ये बन गया क्लोजिंग। तो आपको रिवर्स मेथड फॉलो करना है। तो 10 अप्रैल के स्टॉक से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स चलेंगे। रिवर्स मीन्स जैसे ये ओपनिंग है उसमें हम ऐड करके हैं परचेज की, लेस करके हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब रिवर्स कर लीजिए। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो पहले आप लीजिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक on 10th April. This is given to us. So this is 1675 होगी। तो अब आपने जो परचेज की हैं तो वो आपकी लेस हो गई हैं इसमें, उसको ऐड बैक कर दीजिए। तो लेट अस ऐड, फिर आपने ऐड करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स होती हैं सेल प्राइस के ऊपर, पर आपको कंसीडर करनी है उनकी कॉस्ट प्राइस से। तो ये आपकी प्रॉफिट है 33.33। दिस इज ऑन कॉस्ट। इफ कॉस्ट इज सपोज 100, which means what will be sale price 100 plus 33, so you can write if sale price is 133.33, cost is how much 100, if sale is 68,750। तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट आ जाएगी। दिस इज 68,750 100 अपॉन 133.33। तो दिस इज 51,565। तो राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 564 बन रहा है तो राउंड ऑफ करके 565 राउंडेड है। ऐसे आपने परचेज की है तो परचेज ही आपकी लेस हो जाएंगी। क्योंकि ये इंक्लूड हो गई आपके स्टॉक में। परचेज ही है 90,000 माइनस 10%। इससे नेट वैल्यू इज 81,000। फिर कुछ सेल्स रिटर्न हो रही हैं जिसे ये एट सेल प्राइस, ये भी कुछ रिसीव हो रही हैं, ये भी माइनस कर दीजिए सेल रिटर्न। फिर इसको लेंगे हम कॉस्ट के ऊपर, सेम मेथड। जैसे 3,000 इंटू 100 बाय 133.33। तो दिस इज 3,000 100 अपॉन 133.33। दिस इज 2250। ये आपकी लेस हो जाएंगी ट्रांजेक्शन्स। तो इट मीन्स सेल्स आपको ऐड बैक करनी है क्योंकि वो ऑलरेडी लेस हो चुकी हैं इस 10 अप्रैल में से। परचेज जिसमें इंक्लूड है वो हमने कर दी माइनस। अब आते हैं, अब कुछ आपके स्लो मूविंग आइटम्स हैं और कुछ आपकी गुड्स रिसीव हो रही हैं जो डिले हो गई हैं। तो बेसिक रूल होता है, आप देखिए कि जो स्टॉक होता है उसको वैल्यू करते हैं हम। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लो, विच एवर इज लेस।
रिलाइजेबल वैल्यू होती है, यदि आप उस स्टॉक को मार्केट में सेल करते हैं तो कितनी वैल्यू मिलेगी, तो गोदाम से जो भी कम होती है उसके ऊपर वैल्यू करते हैं। अब इसमें जो स्टॉक है जो स्लो मूविंग है, तो उसकी कॉस्ट इंक्लूड है 11,250, पर उसकी वैल्यू रह गई है 5,250। इसलिए ये स्लो, इसकी वैल्यू कम हो गई है मार्केट में, तो उसमें जितना लॉस हो रहा है तो वो आप इग्नोर कर लीजिए। पर आपने इसमें इंक्लूड किया स्टॉक 11,250 के ऊपर, पर उसको इंक्लूड करना चाहिए हमें रिलाइजेबल वैल्यू 5,250 के ऊपर। तो इट मीन्स जितना एक्सेस है आपका वो आप लेस कर लीजिए, उसको हम कहते हैं लेस हो जाएगा इसी में से। अभी मैं इसका बैलेंस लिखता हूँ आगे। इसको हम कह सकते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्लो मूविंग स्टॉक। तो हाउ मच इज ओवर वैल्यूएशन? 11,250 minus 5,250, that will be 6,000। तो उसका बैलेंस लिख लेते हैं। तो व्हाट इज बैलेंस ब्रोट फॉरवर्ड? हाउ मच इज दिस? 16,75,000 plus 51,565 minus 81,000 minus 2,250। तो दिस इज कमिंग टू बी 16,43,315। तो ऐसे ही और स्टॉक हैं जो आपको फ्लक्स हो गए थे, जिसकी डिलीवरी लेट मिल रही है आपको, और कस्टमर ने उसको लेने से मना कर दिया है, तो इसमें हमारा ही स्टॉक माना जाएगा। ये हमारे स्टॉक में इंक्लूड है। 31 मार्च को हमें डिलीवरी नहीं मिलेगी, अब उसकी वैल्यू 12,500 रह गई है, तो उसमें भी हमें लॉस हो रहा है, वो भी आप लेस कर लीजिए। लेस लॉस इन गुड्स ड्यू टू फ्लक्स। तो फ्लक्स के कारण आपका लॉस हो गया। हाउ मच इज दिस लॉस? 15,500 माइनस 12,500 मीन्स 3,000। इस तरीके से ये आपकी वैल्यू आ जाएगी स्टॉक की। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च, किसी को ऑन 31 मार्च। इट मीन्स फ्रॉम दिस यू सब्सट्रैक्ट 9,000 माइनस 9,000। तो दिस इज वैल्यू ऑफ स्टॉक 16,34,315। तो मेन इस मेथड का नाम था मेन एग्जस्टिव सेल प्राइस मेथड, जिसमें आपको रिवर्स मेथड भी कई बार फॉलो करना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आगे। तो आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं क्वेश्चन हैं, लेकिन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 को पोस्ट करके आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। these are practical questions। So let us say number 1, and your page number is 4.21. So I am writing question. If you don't have study material, so we are given that X, who was closing his books on 31st March, failed to take the physical stock, which he did. So here also books are closed on 31st March, but stock is not valued. पर आप स्टॉक को वैल्यू नहीं कर पाए, एंड स्टॉक की वैल्यू जो फाइनली ऑन 9th अप्रैल, बट स्टॉक वैल्यूड सो ऑन 9th अप्रैल। मीन जब आपका ईयर एंड हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर, उस टाइम आपने स्टॉक को वैल्यू नहीं किया है। फाइनली आपने अब नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट हो गया है तब हमने उसकी वैल्यू डिटर्मिन की है एज ऑन 9th अप्रैल। तो दिस वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 2,50,000। फिर आपको दिए अब इस पीरियड के बीच में 31 मार्च से 9th अप्रैल के बीच में ट्रांजेक्शन्स क्या हो रही हैं आपकी। तो व्हाट आर ट्रांजेक्शन्स? तो फ्रॉम 31st March to 9th April।
तो नंबर 1 ट्रांजैक्शन है आपकी. So it was found that the sales are entered in sales book. So and how much is sales book? So sales are made for rupees 17,200. तो इतने अमाउंट की आपने सेल्स एंटर की हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड में. एंड परचेजेज आर आल्सो एंटर्ड एंड परचेजेज मेड फॉर हाउ मच अमाउंट फॉर रुपीज 1200. बट दे आर सेइंग दैट बट 1200 की परचेज की है आपने बट आउट ऑफ दी गुड्स अमाउंटिंग टू 200. बट गुड्स ऑफ रुपीज 500 अमाउंटिंग टू रुपीज 500 बट नॉट रिसीव. पर ये आपको रिसीव नहीं हुई है. बट नॉट रिसीव्ड. So till the stock was taken, it means till 9th April. तो फाइनली कितनी कुछ रिसीव किया आपने 12 minus 5 700. So this data is given and further we are given that so goods invoiced during the month of March. तो कुछ गुड्स आपने मार्च में सेल की थी बट गुड्स रिसीव ओनली ऑन 4th April. पर आपको वो रिसीव हो रही हैं. सेल में परचेज इट मीन्स गुड्स परचेज्ड इन मार्च बट रिसीव हो रही हैं आपको सो ऑन 4th April. ये आपको मिल रही है 4th April. फॉर हाउ मच अमाउंट दिस इज रुपीज 1000. तो एक तरीके से ये भी आपका स्टॉक में ऐड हो गई हैं 31 मार्च के बाद परचेज की करें. एंड फर्दर रेट ऑफ जीपी आपको दिया है. वट इज रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट. इट इज 33 टाइम्स 1/3% ऑन कॉस्ट. जीपी का रोल होता है कि जो सेल्स होती हैं तो उसमें से जीपी लेस करके हमने उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है. तो आप इसका सिंपल फार्मूला पहले ही बना सकते हैं. लेकिन इसमें आंसर तो जैसे लेक सीपी इज 100 इट मीन्स जीपी 100 के ऊपर 33 इट मीन 33.33. देन व्हाट इज प्रॉफिट ऑन सेल. जो प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर है उसको आप ऑन सेल के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इफ सेल इज हाउ मच तो अब आपकी सेल बन जाएगी सेल प्राइस 133.33. इफ सेल इज 133.33 प्रॉफिट इज 33.33 तो इट इज हाउ मच 1/4. तो मीन जो 1/3 था प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर ये बन जाता है 1/4 ऑन सेल. तो कैलकुलेट करते हैं. सो वी आर आस्किंग व्हाट इज वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक ऑन 31 मार्च को आपने स्टॉक फाइंड आउट करना है. तो सेम मेथड है. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट राइट स्टॉक ऑन आवर 9th April. दिस इज 250. तो अब इस पीरियड के बीच में जो आपने की है सेल इतनी ये ऑलरेडी माइनस हो गई है इस स्टॉक में से 9th April के स्टॉक में से उसको ऐड बैक कर लीजिए और उसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. 17,200 है आपका सेल प्राइस. तो इसकी कॉस्ट बन जाएगी हाउ मच. इसका प्रॉफिट लेस कर लीजिए. 17,200 में से 1/4 आपका प्रॉफिट है. बैलेंस इज अवर कॉस्ट. तो उसकी 17,200 डिवाइडेड बाय 4 4,300. तो इट मीन्स 17,200 माइनस 4,300. तो आपकी कॉस्ट है 12,900. और आप लेस कर लीजिए परचेजेज. परचेजिंग में आपको गुड्स मिल रही हैं 1200 की. परचेज आपने की है उसमें से 500 आपको रिसीव नहीं हुई और प्लस एक एक्स्ट्रा रिसीव हो गई है 1000 की. इट मीन्स 1700 आपकी लेस हो जाएगी. तो बैलेंस विल बी अवर स्टॉक. ये दिस इज स्टॉक ऑन 31 मार्च. तो क्या कीजिए 262,900 माइनस 1700. तो स्टॉक कीजिए 261,200. तो पोस्ट करके आप राइट डाउन कीजिए. लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम में
सेकंड। फोर्थ पॉइंट ट्वेंटी, from the following information, a certain value stock on 31st March. So we are given value stock on 1st April. This is your 1st April. It means opening date of our financial year. So this stock is 7 lakh. So then there are purchases from April to March. This is 3460. So then there are manufacturing expenses. It means if in manufacturing concern, goods are produced in factory, for the period it is 7 lakh. Then sales are given for the year. So this is 52 lakh 20,000. This data is given. Further they are saying, so at the time of valuation of stock, so as on 31st March, when we close our books and stock is valued a sum of rupees. So this is also about this month, this date at the 31st March is our of this year. So as on here also write as on 1st April. So it is given data a sum of rupees. That is 60,000 was written off. A particular item which was originally purchased, written off a particular item. तो एक आइटम की स्टॉक है, उसमें से आपने 60,000 राइट ऑफ कर दिया है। राइट ऑफ होता है कि ये लॉस हो गया है, तो फर्स्ट अप्रैल को जो स्टॉक है उसमें से ये राइट ऑफ हो चुका है आपका। बट हुज ओरिजिनल कॉस्ट वाज 2 लाख, तो विच ओरिजिनली परचेज, तो इसको आपने ओरिजिनली परचेज किया था। इट मीन्स ये इसकी बन गई ओरिजिनल कॉस्ट, परचेज फॉर रुपीज देख लीजिए 2 lakhs एंड दिस वाज सोल्ड, और इसको आपने सेल कर दिया है फॉर रुपीज 1,60,000 ड्यूरिंग करंट ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। तो इस साल में आपने इसको सेल कर दिया। बट फॉर द अबव ट्रांजेक्शन ग्रोस प्रॉफिट सो अर्नड ड्यूरिंग द ईयर वाज, और वैसे आपका जो नॉर्मल जीपी है, नॉर्मल जीपी, तो नॉर्मल जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट। सो वी हैव टू डिटरमिन व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st मार्च, राइट। तो किसी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेजिंग है, सेल्स हैं, तो उसको एडजस्ट कर रखे हैं। तो आपको बस एक ध्यान रखना होता है, कई बार होता है कि कुछ गुड्स होती हैं, जैसे ये गुड्स हैं, आपने 2 लाख की जिसकी कॉस्ट कराई थी वो हमने सेल करके 160 में, ये लॉस में सेल कर दी है, इसको कहते हैं एबनॉर्मल आइटम्स होती हैं। तो हमारा एक बेसिक पॉइंट हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो एबनॉर्मल स्टॉक है आपका, या इसको हम कहते हैं स्लो मूविंग आइटम, स्लो मूविंग। अब नॉर्मल कौन सा होता है जो डैमेज हो जाता है, स्लो मूविंग होता है जो आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो एक्चुअली इनकी क्या होती है, इनकी वैल्यू कम हो जाती है। इसमें अब नॉर्मल स्टॉक और स्लो मूविंग आइटम्स आर जनरली सोल्ड एट लो प्राइस। तो उनका स्टॉक खत्म करने के लिए कंपनी उनको सेल करेगी लो प्राइस पे। तो इस टाइप की जो सेल है आपकी वो भी एलिमिनेटेड, इसको आपने एलिमिनेट कर देना है, वो भी एलिमिनेटेड। तो जब आपके उनकी जो नॉर्मल जीपी रेशियो है वो फिर इससे अफेक्ट हो जाती है, तो फिर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। अब पहले आप लीजिए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखो आपको दिया है, ये है 7 लाख का। तो आपने करना है इसमें से एक आपका 1 अप्रैल जो था, इसको एक स्टॉक था 2 लाख का जो खरीदा था, उसका 60,000 आपने राइट ऑफ कर दिया था। एक में ये हमारा इसमें से माइनस हुआ है, उसको पहले ऐड बैक कर दूंगा, +60,000। अब ये ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर आ गया टोटल स्टॉक। अब उसमें से 2 लाख का जो स्टॉक है वो अब नॉर्मल है, क्योंकि वो सेल हो रहा है लो प्राइस पे। अब उसको माइनस कर दो यहाँ से, -2 है। तो आपका ये रह जाएगा नॉर्मल। तो आपने कैलकुलेशन करनी है नॉर्मल ट्रांजेक्शन की। तो आपका नॉर्मल जो स्टॉक है 560 आ गया। अब ये स्टॉक सेल हो गया है, तो उसको सेल पे भी कंसीडर नहीं करेंगे। अब आप ओपनिंग स्टॉक में ऐड कीजिए टोटल कॉस्ट ऑफ, इट मीन्स ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो हम कह सकते हैं एज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो गुड्स आपने प्रोड्यूस की हैं करंट ईयर में। जैसे जो कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 3460 प्लस 7 लाख, तो दिस विल बी अवर 4160। अब इसमें से लेस कर लीजिए आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने सेल की है उसकी कॉस्ट कितनी है। अब जो टोटल सेल्स है आपकी 5220 है। अब इस सेल में ये भी इंक्लूड है आपकी, जो आपकी अब नॉर्मल आइटम 2 लाख वाली सेल की है आपने 160 में, ये भी इसमें इंक्लूड होंगी, क्योंकि एक टोटल सेल है वो माइनस कर दूंगा 160 की सेल। तो आपकी ये रहेगी नॉर्मल सेल। राइट, 5060। अब इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। कॉस्ट आप नॉर्मल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। जीपी है 25% ऑन कॉस्ट। इट मीन्स इफ कॉस्ट इज अप 100, जीपी है उसके ऊपर 25, तो आपका सेल प्राइस है 125। So now you can calculate its cost. If sale price is 125, cost is how much? 100. If sale price is 125, cost is 100. If sale price is this, what will be cost of goods sold? तो ये आपकी माइनस हो जाएगी 50 लाख 60,000 100 डिवाइडेड बाय 125, दिस इज 40,48,000। बैलेंस इज ओवर क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, जैसे 560 प्लस 4160 माइनस 4048, तो दिस इज 672। तो आप नोट डाउन कीजिए, पोस्ट करके आप कर सकते हैं नोट डाउन। नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। So page is same 4.22. So in this data is given. So P&L account of a company showed net profit. तो P&L अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। तो दिस नेट प्रॉफिट इज 6 लाख रुपीज, एंड आफ्टर कंसीडरिंग क्लोजिंग स्टॉक, और जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका वो भी आपको दिया है ऑन 31st March. This we have considered to be 375, and subsequently some information is obtained from scrutiny of books. It means now from scrutiny of books, information is collected. स्क्रूटनी हो क्या है, जब आपने वेरिफिकेशन की अपनी बुक्स की इस साल की, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। एंड व्हाट इज दैट इन्फॉर्मेशन? लेट अस सी नंबर 1, दे आर सेइंग परचेजेज इंक्लूड 15,000। परचेज में आपका इंक्लूड है 15,000 फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग।
फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स ऑफ शॉप। तो जो इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है या आपकी होती है क्रिश्चियन फिटिंग कहते हैं, तो एक ये एसेट मानी जाती है। इट मीन दिस इज एसेट नॉट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज नहीं मानी जाएगी, एंड दिस इज नॉट गुड्स। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको ना कुछ मिस्टेक्स बता रहे हैं जो हो गई हैं जब आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया और जब स्टॉक को वैल्यू की। तो आई थिंक इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड आपको इनकम दी है, तो देयर इज वन पर्सन whose name is Hanuman gave away goods valued at 40,000 as free sample, so for which no entry was made in books। तो सेकंड है कुछ आपने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, फ्री सैंपल्स distributed and amount is given for page 40,000, बट इसको आप बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, सैंपल्स होते हैं फ्री सैंपल, ये हमने परचेज जो की होती हैं गुड्स, उसमें से हम कुछ गुड्स फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, तो ये फिर हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस माना जाता है। तो उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किए, उसको करेंगे रिकॉर्ड। थर्ड आइटम है इनवाइसेज फॉर गुड्स ऑफ 2,50,000 हैज बीन एंकर्ड ऑन 27 मार्च बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड। तो कुछ गुड्स परचेज की हैं, परचेजेज ऑफ ₹250, तो इसी साल में, पर उसको आपने स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया है, नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। आप उसको स्टॉक में इंक्लूड करना भूल गए। नंबर फोर्थ इज गिवन गैप इन मार्च, तो जो मार्च का मंथ चल रहा है आपका, गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन एट सेल इन अप्रैल। तो गुड्स सोल्ड इन मार्च, आपने मार्च में सेल की है, बट शोन एज सेल, पर उसको आपने सेल शो कर दिया है अप्रैल में। तो फॉर हाउ मच अमाउंट, दिस इज अवर 2 lakhs, सोल्ड भी हो गई हैं और डिलीवर भी हो गई हैं गुड्स, और आपने सेल्स को शो कर दिया है दिस इज फॉर अप्रैल फॉर रुपीज हाउ मच 2 lakhs। तो अनदर वन इज लास्ट पॉइंट है, तो गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च। So let us try E point। So goods costing rupees 75,000 were sent on sale or return basis, and profit is 1/3 on cost, profit is 1/3 on cost, but approval was received for sale in April, but approval for sale received in April। तो कई बार होता है, तो हम गुड्स बेचते हैं कस्टमर को सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर, लेकिन उसको पसंद आ गई तो वो रख लेगा, सेल मानी जाएगी, अगर वही वो वापस भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है। तो इसमें जब तक अप्रूवल नहीं आएगी, आपको अप्रूवल आपको मिल गया अप्रैल में, तो जब तक अप्रूवल नहीं आएगी तब तक सेल नहीं मानी जाएगी आपकी। तो ये बेसिक पॉइंट है आपको। तो अब इसमें उन्होंने पूछा है कैलकुलेट कीजिए आप व्हाट इज द वैल्यू स्टॉक, तो आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, इसको वैल्यू स्टॉक कैलकुलेट करना है, एंड व्हाट विल बी करेक्ट प्रॉफिट। तो करेक्ट प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि कुछ मिस्टेक हो गई है आपकी, एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक।
राइट, तो देखते हैं, चलो पहले प्रॉफिट पे देखते हैं। नंबर वन इज, तो प्रॉफिट आपको दे ही रखा है, प्रॉफिट एज पर पी एंड एल, जिसे गिवन को भी 6 लाख। तो अब आपकी जो मिस्टेक्स हुई हैं उसको रेक्टिफाई करेंगे हम। तो पहले देखो, आपने परचेज की एसेट की, पर वो गलती से आपने गुड्स भी परचेज में डाल दी। परचेज होती है पी एंड एल में, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में, तो जब डेबिट इंक्रीज होगा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको आप करेक्ट कर दो, एड बैक कर दो। इट मीन्स परचेज ऑफ एसेट, ये आपके एसेट है, नोट गुड्स। हाउ मच अमाउंट? 15,000। मीन्स परचेज में से लेस करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऐड कर दो प्रॉफिट में। ऐसे सैंपल्स हैं आपके डिस्ट्रीब्यूट। सैंपल का डबल इफेक्ट होता है। एक तो जब आप सैंपल होते हैं गुड्स का सैंपल दे रहे हैं तो परचेज में से कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, पर बाद में एक्सपेंस भी बन जाएगा। तो डबल इफेक्ट देखे हैं, सैंपल्स आपके ऐड हो गए क्योंकि परचेज कम हो जाएगी 40,000 से, बट एट द सेम टाइम ये लेस भी हो जाएगा एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो आप उसको लेस भी कर दीजिए 40,000 की, तो मीन्स इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। परचेज आपने की है 250 की, ये आपने स्टॉक में निकल नहीं की। जो स्टॉक होता है ये आपका आता है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड कम रह गया आपका, तो उसमें प्रॉफिट लेस रह गया, उसको भी ऐड बैक कर दीजिए। ऐड क्लोजिंग स्टॉक, बेसिकली नोट रिकॉर्डेड, तो क्लोजिंग स्टॉक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया है 250, उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर गुड सेल की थी आपने मार्च में, बट शोन है कि सेल इन अप्रैल, सेल आपने शो किया अप्रैल में, पर यदि आप मार्च में ही सेल शो करके सेल आपकी क्रेडिट साइड में प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता, तो ये भी ऐड कर लीजिए। सेल्स नोट रिकॉर्डेड और नोट शोन, जो आपने नहीं किए हैं 2 लाख की। फिर गुड्स पोस्टिंग 75 पर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस प्रॉफिट, ये आपने सेल कर दी, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दी कि सेल हो गई है, पर उसकी सेल नहीं मानी जाएगी क्योंकि अप्रूवल आ रही है अप्रैल में। उसमें आपको क्या करना है, सेल में से माइनस करो, तो एक से प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेस कर दीजिए, उसका नाम है सेल ऑन रिटर्न। हाउ मच अमाउंट, पर ये कॉस्ट प्राइस दी है, प्रॉफिट है इसका 1,000 कॉस्ट, तो 1,000 बन जाएगा 25, तो सेल वैल्यू बनेगी इसकी 75 प्लस 25 मीन्स 1 लाख, ये माइनस कर दो। पर ये आपका ही स्टॉक माना जाएगा, जब तक सेल नहीं होगी तो उसको ऐड कर दो, और उसको हम नाम दे सकते हैं से स्टॉक फॉर सेल ऑन रिटर्न बेसिस। स्टॉक को वैल्यू करेंगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो इसमें स्टॉक आपका क्रेडिट साइड में आएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सेल में से माइनस करेंगे, क्रेडिट साइड कम हो जाएगी, प्रॉफिट लेस हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। तो लेट मी राइट अपसाइड हाउ मच इज करेक्ट प्रॉफिट, जिसे जो 40 को कैंसिल हो गया है, 615 प्लस 450 माइनस 100 प्लस 75, तो करेक्ट प्रॉफिट है आपका 10,40,000। तो यहाँ से मैंने यहाँ ले लिया। ऐसे जितने स्टॉक अब कितना होगा आपका, स्टॉक को भी कह रहे हैं कि वैल्यू करो करेक्ट स्टॉक। स्टॉक आपको दिया है 375, तो क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन टू बी 375। ये फिजिकल स्टॉक होता है, जब आपने गोडाउन में चेक किया, उसमें नेचुरली ये को इंक्लूड नहीं किया आपने, फ्री सैंपल भी आपके ऑलरेडी हो गए हैं। एक ये स्टॉक है 250 जो आपने इंक्लूड नहीं किया, उसको ऐड कर लीजिए, विच इज नॉट इंक्लूडेड। हाउ मच? 250। ये भी सेल्स होगी कि मार्च में, पर डिलीवर की हैं और डिलीवर भी हो गई थी, तो ये भी स्टॉक में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। एक है जो स्टॉक आपका पड़ा है कस्टमर के पास, जो भी सेल नहीं मानी जाएगी, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, वो भी ऐड कर दीजिए, उसका नाम है स्टॉक और सेल ऑन रिटर्न।
ये वो स्टॉक होता है जो कस्टमर के पास पड़ा है आपके, बट स्टॉक हमारा ही माना जाएगा क्लोजिंग डेट को, क्योंकि अभी सेल नहीं हुई है, और स्टॉक का वैल्यू करेंगे पोस्ट प्राइस के ऊपर 75,000। तो इस तरीके से ये आपका करेक्ट स्टॉक आ जाएगा। तो दैट इज कमिंग टू बी 375 प्लस 250 प्लस 75, 7 लाख is our correct value of stock। तो पोस्ट करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 4। So in fourth also we are given physical verification of stock in a business was done on 23rd June। तो आपने फिजिकल स्टॉक को कैलकुलेट किया है, फिजिकल स्टॉक ऑन 23rd जून। तो दिस इज द वैल्यू स्टॉक वाज ऑफ 48 लाख। राइट, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस है फ्रॉम 23rd जून टू 30 जून। तो अप टू 30 जून तो कुछ ट्रांजेक्शन हो रही हैं आपकी, वो आपको मेंशन की है फ्रॉम जिस डेट से लेके जिस डेट तक। नंबर 1, आउट ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स ऑन कंसाइनमेंट होता है, कंसाइनी होता है कि एजेंट होता है, तो उसको गुड्स भेजते हैं हम सेल करने के लिए। तो कुछ गुड्स आपने भेजी थी एजेंट को सेल करने के लिए, गुड्स ऑफ 240 वर अनसोल्ड। तो कुछ गुड्स हैं आपकी ऑफ रुपीज 240 के वर अनसोल्ड। इट मीन्स ये सेल भी नहीं मानी जाएगी, तो ये आपके स्टॉक में ही इंक्लूड मानी जाएगी। एंड परचेज ऑफ 4 लाख वर मेड आउट ऑफ विच परचेजेज की हैं आपने, परचेजेज ऑफ रुपीज 4 लाख इस पीरियड में। बगैर सेइंग आउट ऑफ विच 160 डिलीवर हो रही है 5 जुलाई को, बट गुड्स रुपीज 160 डिलीवर्ड इन जुलाई। उसमें से जैसे परचेज को कर लिया आपने जून तक, पर अभी मिली नहीं है आपको, तो इस टाइप की गुड्स जो आपने परचेज कर ली है पर अभी डिलीवरी नहीं मिली, उसको हम ये भी कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो ये भी हमारा ही स्टॉक माना जाता है, पर ये अभी गुड्स रास्ते में है, ट्रांजिट में है, तो इसलिए हम इसको भी एज ए स्टॉक ही ट्रीट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है, सेल्स आपने की है, सेल्स वर मेड और 13,60,000 एंड विच इंक्लूड गुड्स वर्थ 320। पर इसमें से जो है आपकी सेल ऑफ रुपीज 320 they were made on approval basis, on approval, and they are saying half of this। और जो 320 जो आपने भेजी है अप्रूवल के बेस पे, हाफ आपकी रिटर्न हो गई है, हाफ ही रिटर्न, और जो बैलेंस रह गई है हाफ, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड फॉर रिमेनिंग हाफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन। तो उसका मतलब है कि जो टोटल सेल 360 है उसमें 320 इंक्लूड है, हाफ को वापिस आ गई, वो बन गई सेल रिटर्न, वो माइनस कर दो, वो सेल ही नहीं मानी जाएगी। हाफ की अप्रूवल ही नहीं मिली तो वो भी सेल नहीं मानी जाएगी, वो भी आप इसमें से माइनस कर सकते हो। नेक्स्ट सेल आ जाएगी आपकी। एंड फर्दर दे आर सेइंग गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। तो जो सेल प्राइस है दिस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस 25%। एंड फर्दर दे आर सेइंग गुड्स कॉस्टिंग, but no, however goods costing rupees 240
तो एक कुछ गुड्स हैं 240 की, ये आपने सेल कर दी हैं, हैज बीन सोल्ड, एंड फॉर ₹120। इट मीन्स ये आपने लॉस में सेल कर दिए हैं, कॉस्ट ज़्यादा है देखो, सेल कर रहे हैं 120 में, तो इसके ऊपर हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका है कॉस्ट प्लस 25%। तो आपको फाइंड आउट करना है कि 30 जून को आपका कितना स्टॉक है। तो नॉर्मल चलेगा, ये बना लो आप, यूमिंग कर लो, ओपनिंग हो गया तो उसमें परचेज ऐड करके सेल लेस करके क्लोजिंग आ जाएगा। So let us see. So first to write stock on 23rd June is how much? 48 है। इसमें से आप देखिए, जो गुड्स आपने एजेंट को भेजी हैं वो भी सेल को नहीं हुई है, ना वो सेल मानी जाएगी और हमारे स्टॉक में निकल जाए, इसका कुछ नहीं करेंगे। फिर आपने परचेज की है, ऐड कर दीजिए परचेजेज। परचेज देखो जो रिसीव हो गई है 4 लाख माइनस 160, 240 की जो रिसीव हो गई है, और 162 हम लिख सकते हैं अभी ट्रांजिट में है, these are goods in transit, that is 160। तो राइट, अब आती है सेल, सेल को आपने माइनस करना है, वो देखते हैं सेल्स आपकी, और कोई आइटम आपको कॉस्ट प्लस दे रखा है और कुछ माइनस नहीं है। अच्छा, अब आता है पॉइंट इसके ऊपर, आउट ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। ये होता है जो आपने एजेंट को सेल कर दी है, इट मीन्स अब आपने जब कंसाइनमेंट को भेजी होंगी गुड्स से, तब आपने स्टॉक में से माइनस कर दी होंगी 48 में से, बट अभी आपकी ये अनसोल्ड है, तो इसका नाम होता है, इसको हम लिखते हैं ऐड कर लीजिए, ये आपका स्टॉक माना जाता है, इसको कहते हैं स्टॉक विद एजेंट, जो आपके एजेंट के पास पड़ा है। राइट, एजेंट में क्या होता है, आपने कुछ भेजी एजेंट को, जब वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि सेल हो गई है, फिर तो हम उसको सेल मान लेंगे, बट उसने अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वो कह रहा है अनसोल्ड है, तो इट मीन्स अब इसमें से माइनस हुई भी है आपकी, जब आपने ये जो 23 जून को स्टॉक वैल्यू किया है, क्योंकि ये आपने भेजी हुई है वो, तो इट मीन्स अभी ये सेल नहीं मानी जाएगी, तो ये हमारा ही स्टॉक माना जाएगा, और उसका नाम चेंज कर रखें, उसको कहते हैं स्टॉक विद एजेंट। एजेंट को कंसाइनी भी कहते हैं, हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे हम आगे कंसाइनमेंट, उसमें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं सेल के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेल में देखते हैं, इसका डिवीजन करते हैं, लेस का आपने करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। तो पहले देखिए नेट सेल क्या मानी जाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि 320 की जो हाफ रिटर्न हो गई है वो सेल नहीं मानी जाएगी, हाफ जिसकी अप्रूवल नहीं मिली वो भी सेल नहीं मानी जाएगी। तो अब देखो पहले नेट सेल कितनी है आपकी, तो ये बन जाएंगे 1360, उसमें से आप माइनस कर दो 320, तो इट मीन्स दिस इज 1040। अब इसको भी आप बाइफरकेट कीजिए, डिवाइड कीजिए, कुछ सेल है हमारी जो लो प्राइस पे हो रही है, 120 की सेल, तो इसमें से 120 की सेल को अलग कर दो आप, बैलेंस रहेगी आपकी, जैसे जो 920 ये सेल है आपकी। अब हमें चाहिए इनकी कॉस्ट कितनी है, वो आपने माइनस करनी है। तो अगर ये को है नॉर्मल सेल आपकी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ नॉर्मल सेल, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए आपकी कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट है 25, तो सेल प्राइस है आपका 125, आपकी कॉस्ट आ जाएगी, इफ सेल इज 125 कॉस्ट इज 100, एंड इफ सेल इज 920 तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। और एक आएगी जो आपकी अब नॉर्मल है, 120 को सेल कर रहे हो, इसकी कॉस्ट हमें यही रखी है 240, तो आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ अब नॉर्मल सेल, दिस इज गिवन 240। ये भी सेल हो गई है, ये भी माइनस हो जाएगी, और इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं 920 हाउ मच डिवाइडेड बाय 125, दिस इज 736। तो इस तरीके से ये आपका स्टॉक आ जाएगा एज ऑन 30th जून। तो 48, दिस इज 4 एंड दिस इज 8, 52 lakh माइनस 736 माइनस 240,
The stock is coming to be 42,24,000, right? 42,24,000. नेक्स्ट आपको एक दिया है और आगे है इलस्ट्रेशन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, ये सेम ही है, विच वे हैव ऑलरेडी डन सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 7. So this was all about our inventory. So problems I have done. Now you try yourself, then again verify your answers. Thank you.